हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे रब के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा होने वाला है सीटेट उर्दू पेडागोजी से, और ये चैप्टर इस चैप्टर को हम देखेंगे कि ये चैप्टर जो है प्रीवियस ईयर का है। तो दोस्तों आज हम उसी पर बात करेंगे और इसे हम हल करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब नाजरीन जो हजरात नए हैं तो ज़रूर आप लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों चलते हैं अपने सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा उन नाज़रीन से और हजरात से जो हजरात अब तक सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें और अपने दोस्तों अहबाब साथियों तक ज़रूर इसे शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी तैयारियों को हल कर सकें, अपनी तैयारियों को मुकम्मल कर सकें। तो चलिए साथियों चलते हैं अपने सवालों की तरफ। सवाल नंबर 1, इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि इस्लामी निसाब के मुताबिक नकली और वज़ई उलूम को कितने मज़ामीन में अलग अलग किया जा सकता है। यानी कि इस्लामी निसाब के मुताबिक नकली और वज़ई उलूम को कितने मज़ामीन में अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन 1 पाँच मज़ामीन में, ऑप्शन 2 3 मज़ामीन में, ऑप्शन 3 6 मज़ामीन में, ऑप्शन 4 2 मज़ामीन में। तो दोस्तों सवाल नंबर 1 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि इस्लामी निसाब के मुताबिक नकली और वज़ई उलूम को मात्र 3 मज़ामीन में अलग अलग किया जा सकता है दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2, इसमें पूछा गया कि शायर हजरात अपने अशआर में जो नाम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं। ये शायर हजरात जो हैं अपने अशआरों में, अपने शेर व अशआर में जो नाम लिखते हैं, दर्ज करते हैं, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 लक़ब, ऑप्शन 2 उर्फियत, ऑप्शन 3 कुन्नियत, ऑप्शन 4 तखल्लुस। तो दोस्तों सवाल नंबर 2 बहुत ही आसान सवाल है कि शायर हजरात जो अपने नज़्म अशआर शेरों में जो नाम छोड़ते हैं, जो नाम लिखते हैं, तो उसे हम तखल्लुस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 में पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल इसमें मफ़ऊल की सही निशानदही करें। दर्ज झेल इसमें मफ़ऊल की सही निशानदही करें कि कौन सा लफ्ज़ इसमें मफ़ऊल है। ऑप्शन 1 कादिर, ऑप्शन 2 मकदूर, ऑप्शन 3 कातिल, ऑप्शन 4 मुतलक। तो दोस्तों सवाल नंबर 3 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल इसमें मफ़ऊल की सही निशानदही करें। तो दोस्तों ये मकदूर जो है ये इसमें मफ़ऊल है, ठीक है, मकदूर। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4, इसमें पूछा गया कि वज़ई उलूम यानी कि माक़ूलात का इन्हिसार ऐसी मालूमात पर होता है जो कि क्या होना चाहिए, ठीक है, कि वज़ई उलूम यानी कि माक़ूलात का इन्हिसार ऐसी मालूमात पर होता है जो कि हमेशा मुफीद रहती है। ऑप्शन 2 मशकूक रहती है, ऑप्शन 3 एक वक्त तक मुफीद रहती है, ऑप्शन 4 कभी मुफीद नहीं रहती। तो दोस्तों सवाल नंबर 4 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है कि वज़ई उलूम का इन्हिसार ऐसी मालूमात पर होता है जो कि एक वक्त तक मुफीद रहती है, ठीक है, एक वक्त तक क्या रहती है, एक वक्त तक ही मुफीद रहती है। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का, सवाल नंबर 4 का, ठीक है। सवाल नंबर 5, इसमें पूछा गया कि इमाम गज़ाली ने दुनियावी उलूम को कितने अक़साम में तकसीम किया है, ठीक है। ये इमाम गज़ाली जो थे रहमतुल्लाह अलैह दुनियावी उलूम को कितने अक़साम में तकसीम किए हैं। ऑप्शन 1 4 किस्म में, ऑप्शन 2 3 अक़साम में, ऑप्शन 3 1 किस्म में, ऑप्शन 4 10 अक़साम में। तो दोस्तों सवाल नंबर 5 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है कि इमाम गज़ाली जो थे तो दुनियावी उलूम को मात्र 4 अक़साम में वो तकसीम किए थे, 4 किस्मों में तकसीम किए थे, बांटे थे। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 में देखेंगे दोस्तों कि वाइगोस्की के नज़रिए पर मबनी क्लासरूम में ... पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। यानी कि जो वाइगोस्की जो है ये बहुत ही अहम रहनुमा है, एक बहुत ही ख़ास शख्स है। वाइगोस्की के नज़रिए पर मबनी क्लासरूम में ... पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ऑप्शन 1 समाजी तामुल पर, ऑप्शन 2 पोर्टफोलियो पर, ऑप्शन 3 कहानी सुनाने पर, ऑप्शन 4 प्रोजेक्ट
काम पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो दोस्तों सवाल नंबर 6 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है कि वाइगोत्स्की के नज़रिए पर मबनी क्लासरूम में समाजी ताअम्मुल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, किस पे? समाजी ताअम्मुल पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7, इसमें पूछा गया कि मुंदरजा झेल इसमें मुसग्गर को पहचाने। मुंदरजा झेल इसमें मुसग्गर को पहचाने कि इसमें से कौन सा लफ्ज़ इसमें मुसग्गर है। ठीक है, ऑप्शन 1 गुलसिता, ऑप्शन 2 दरीचा, ऑप्शन 3 मदरसा, ऑप्शन 4 मस्जिद। तो दोस्तों सवाल नंबर 7 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मुंदरजा झेल इसमें मुसग्गर कौन है। तो ये दरीचा जो है ये मुसग्गर है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 में पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल अक्ल व शऊर कौन सा लफ्ज़ है। ये अक्ल व शऊर जो है ये कौन सा लफ्ज़ है। ऑप्शन 1 फ़ेली लफ्ज़ है, ऑप्शन 2 मुतज़ाद लफ्ज़ है, ऑप्शन 3 हमसौत लफ्ज़ है, ऑप्शन 4 मुतरादिफ लफ्ज़ है। तो दोस्तों सवाल नंबर 8 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल अक्ल व शऊर जो है, अक्ल व शऊर कौन सा लफ्ज़ है। तो ये दोस्तों अक्ल व शऊर मुतरादिफ लफ्ज़ है। क्या ये मुतरादिफ लफ्ज़ है? मतलब एक ही चीज़ को हम डबल दो अल्फाज में दो लफ्ज़ में बयान करते हैं किसी चीज़ को, तो उसी को हम मुतरादिफ कहते हैं। यानी कि एक ही चीज़ को हम कई तरह से बयान करते हैं, अकल, जहन, है ना, माइंड वगैरह। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9 को देख लें। सवाल नंबर 9, इसमें पूछा गया कि मरसिया से हम क्या समझते हैं, वजाहत करें। ये मरसिया जो है, मरसिया से हम क्या समझते हैं। ऑप्शन 1 रब ताला की ताकत व कुदरत का बयान समझते हैं, ऑप्शन 2 नबियों की शान व अज़मत का बयान समझते हैं, ऑप्शन 3 मरने वालों की तारीफ़ व तौसीफ़ समझते हैं, ऑप्शन 4 वलियों की बयानात सुनते हैं। वलियों के बारे में यानी कि वलियों के बयानात के बारे में हम पढ़ते हैं मरसिया में। तो दोस्तों सवाल नंबर 9 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि मरसिया से हम समझते हैं कि मरने वालों की तारीफ़ व तौसीफ़ की जाती है उसमें। ठीक है, मरसिया में मरने वाले के जो इंसान आम शख्स या कोई भी इंतकाल कर गए तो उनकी तारीफ़ व तौसीफ़ होती है, तो वो मरसिया कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 9 का। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 10 को देख लें। सवाल नंबर 10 में पूछा गया कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, वजाहत करें। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है कैसा मसला है। तो दोस्तों सवाल नंबर 10 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ग्लोबल वार्मिंग जो है ये संगीन मसला है। बहुत ही आसान सवाल है, ये संगीन मसला है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11 में पूछा गया कि उस्ताद को चाहिए कि वो बच्चों को नया सबक देने से पहले ... जुमला मुकम्मल करें, है ना। यहाँ पर क्या होना चाहिए कि उस्ताद को चाहिए कि वो बच्चों को नया सबक देने से पहले ऑप्शन 1 नए सबक की तैयारी करके आए, ऑप्शन 2 बच्चों में तजस्सुस पैदा कराए, ऑप्शन 3 क्लासरूम की सफाई कराए, ऑप्शन 4 गुज़श्ता असबाब का जायज़ा ले। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि उस्ताद को चाहिए कि वो बच्चों को नया सबक देने से पहले गुज़श्ता सबक, है ना, गुज़श्ता असबाब का जायज़ा कर ले। ठीक है, जायज़ा ले ले कि उन सबको गुज़श्ता सबक याद है या नहीं। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 में पूछा गया कि दर्ज झेल इसमें ज़र्फ़ की निशानदेही करें। इसमें ज़र्फ़ की निशानदेही करें कि इसमें ज़र्फ़ कौन सा है। ऑप्शन 1 दरिया, ऑप्शन 2 कातिल, ऑप्शन 3 पागल खाना, ऑप्शन 4 अक्लमंद। तो दोस्तों सवाल नंबर 12 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दर्ज झेल इसमें ज़र्फ़ की सही निशानदेही करें कि इसमें ज़र्फ़ कौन सा है। तो ये दोस्तों पागल खाना जो है ये इसमें ज़र्फ़ है। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13 इसमें पूछा गया कि बिजली इंसान की ज़िंदगी में क्या पैदा किया, वाज़ेह करें। ये जो बिजली है वो इंसान की ज़िंदगी में क्या पैदा किया। ऑप्शन 1 आराम और सुख पैदा किया, ऑप्शन 2 कमज़ोरी पैदा की, ऑप्शन 3 ताकत और क़ुव्वत पैदा किया, ऑप्शन 4 हौसला पैदा किया। तो दोस्तों सवाल नंबर 13 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि बिजली इंसान की ज़िंदगी में आराम और सुख पैदा किया, है ना, आराम और सुख पैदा किया। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14 में पूछा गया कि शायर हजरात के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है। ये शायर हजरात के नज़दीक ज़िंदगी जो है वो किससे इबारत है, वाज़ेह करें।
ऑप्शन 1 एक गम से इबारत है, ऑप्शन 2 एक तड़प से इबारत है, ऑप्शन 3 एक जुनून से इबारत है, ऑप्शन 4 एक खुशहाली से इबारत है। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है कि शायर हजरात जो है, शायर हजरात के नज़दीक ज़िंदगी किससे इबारत है। तो दोस्तों शायर हजरात के नज़दीक ज़िंदगी एक तड़प से इबारत है, ठीक है, एक तड़प से इबारत है कि किसी ना किसी चीज़ की तड़प रहती है ज़िंदगी में, तो वो हजरात के नज़दीक यही एक तड़प से इबारत है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 15 पूछा गया कि तालीम दूसरे मानों में उस तब्दीली का नाम है जो महज पुख्तगी की बजाय फ़र्द के अपने तजर्बात का नतीजा है। यानी कि तालीम दूसरे मानों में उस तब्दीली का नाम है, उस बदलाव का नाम है जो है ना, मानों में डॉट 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 है, उस तब्दीली का नाम है जो महज पुख्तगी की बजाय फ़र्द के अपने तजर्बात का नतीजा है। यहाँ पर डॉट डॉट जो है, यहाँ पर क्या ऐड होनी चाहिए। ऑप्शन 1 किरदार की उस तब्दीली का नाम है, ऑप्शन 2 बातिन की उस तब्दीली का नाम है, ऑप्शन 3 नफ्सियात की उस तब्दीली का नाम है, ऑप्शन 4 इल्म की उस तब्दीली का नाम है। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि तालीम दूसरे मानों में किरदार की उस तब्दीली का नाम है जो महज पुख्तगी की बजाय फ़र्द के अपने तजर्बात का नतीजा होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 15 का। सवाल नंबर 16 को देख लें। सवाल नंबर इसको थोड़ा बड़ा कर दें। सवाल नंबर 16 इसमें पूछा गया दोस्तों कि मुंदरजा झेल फेरे अम्र की मिसाल मुंतखब करें। मुंदरजा झेल फेले अम्र की मिसाल मुंतखब करें। ऑप्शन 1 गलत मत लिख, ऑप्शन 2 किताब लाओ, ऑप्शन 3 शाहिद पढ़ता है, ऑप्शन 4 माजिद खा रहा है। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि इसमें जो पूछा गया कि मुंदरजा झेल फेले अम्र की मिसाल मुंतखब करेंगे, कौन सा मिसाल फेले अम्र की है। तो दोस्तों फेले अम्र के हम बारे में समझ लें कि फेले अम्र की तारीफ क्या होती है। तो दोस्तों फेले अम्र उस फेल को कहते हैं जिससे किसी को हुक्म दिया जाए, जिससे किसी को हुक्म दिया जाए, मुस्बत हुक्म दिया जाए, ठीक है। जैसे किताब लाओ, ये हमारा फेले अम्र हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। और ये गलत मत लिख जो है ये हो जाएगा फेले नहीं, ठीक है। गलत मत लिख मतलब किसी चीज़ के लिए मना कर रहा है, ठीक है। फेले अम्र फेले नहीं में दोनों एक ही होते हैं। फेले अम्र में हुक्म दिया जाता है मुस्बत के लिए कि ये लाओ, वो करो, ये करो, है ना। किताब लाओ, किताब लिखो, पानी लाओ, पानी पियो, खाना खाओ। और फेले नहीं में क्या होता है कि फेले नहीं में मत पढ़ो, मत लिखो, मत जाओ, मत खेलो, है ना। इस तरह के अल्फाज होते हैं। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17 इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल परस्तिश कौन सा लफ्ज़ है। ये परस्तिश जो है ये कौन सा लफ्ज़ है। ऑप्शन 1 उर्दू लफ्ज़ है, ऑप्शन 2 अरबी लफ्ज़ है, ऑप्शन 3 संस्कृत लफ्ज़ है, ऑप्शन 4 फारसी लफ्ज़ है। तो दोस्तों सवाल नंबर 17 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल परस्तिश जो है ये परस्तिश फारसी लफ्ज़ है, ठीक है। फारसी लफ्ज़ है, परस्तीदन मज़हर से होता है। तो हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18 को देख लें। सवाल नंबर 18 इसमें पूछा गया दोस्तों कि कानून तलाजिम नज़रिए तलाजिम से माखूज है। तलाजिम का मफहूम है, क्या मफहूम है भाई, है ना, कि कानून तलाजिम नज़रिए तलाजिम से माखूज है। तलाजिम का मफहूम है लाजमी रद्द अमल, ऑप्शन 2 लाजिम नहीं, ऑप्शन 3 बाहम लाजमी, ऑप्शन 4 इनमें सभी। तो दोस्तों सभी तो नहीं हो सकते, किसी एक ही ऑप्शन जो होंगे जो कि यहाँ पर करेक्ट आंसर होंगे। तो दोस्तों सवाल नंबर 18 में जो पूछा गया, तो दोस्तों सवाल नंबर 18 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि ये कानून तलाजिम नज़रिए तलाजिम से माखूज है। तलाजिम का मफहूम बाहम लाजमी है, ठीक है, बाहम लाजमी होता है। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19 को देख ले। सवाल नंबर 19 इसमें पूछा गया कि अक्लमंद कितने लफ्ज़ों से मिलकर बने हैं। ये अक्लमंद जो है ये कितने लफ्ज़ से मिलकर बना है, ठीक है, लफ्ज़ों से। ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 5 लफ्ज़ों से, ऑप्शन 3 7 लफ्ज़ों से, ऑप्शन 4 3 लफ्ज़ों से। तो दोस्तों सवाल नंबर 19 का बहुत ही आसान सवाल है कि अक्लमंद जो है ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बने हैं, ठीक है। ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बने हैं। तो वो कैसे बने हैं आप बखूबी जानते होंगे कि अक्ल मतलब दिमाग होता है, ठीक है, शऊर होता है। तो अक्ल हो गया और ये मंद, ठीक है, मंद ये फारसी लफ्ज़ है। तो इन दोनों को मिलाकर अक्लमंद बना है ना।
अक्लमंद, ये दोनों को मिलाकर बना है, तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि इसमें दो लफ्ज मिलकर एक अक्लमंद बने, ठीक है। जो अक्लमंद मतलब अक्ल रखने वाला, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 में पूछा गया कि वो वाव जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं। यानी कि वो वाव जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन 1 वावे मनकूला, ऑप्शन 2 वावे मारूफा, ऑप्शन 3 वावे रब्त, ऑप्शन 4 वावे मजहूला। तो दोस्तों सवाल नंबर 20 का बहुत ही आसान सवाल है कि वो वाव जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो उसको वावे रब्त कहते हैं, या तो वावे राबता भी कह लें। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का। और वो वावे रब्ता कैसे, रब्त जो है वावे रब्त वो कैसे होता है, अक्ल व शऊर, जैसे हम लिखना हो अक्ल व शऊर, अक्ल व शऊर, तो ये हमारा वावे रब्त ये जो है बीच में ये इस्तेमाल हुआ, ये वावे रब्त इस्तेमाल हुआ, यानी कि एक को दूसरे से जोड़ दिया। फिर आफ्ताब व महताब है ना, तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 20 का। सवाल नंबर 21, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल मामला से जमा निकालें। ये मामला जो है मामला से जमा निकालें कि इसकी जमा कौन सी होगी। ऑप्शन 1 मामलात, ऑप्शन 2 मामूल, ऑप्शन 3 मामूली, ऑप्शन 4 उलूम। तो दोस्तों सवाल नंबर 21 जो है वो बहुत ही मामूली है, यानी कि बहुत ही आसान सवाल है कि मामला से जमा कौन सा आएंगे, तो मामला से मामलात आते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 21 का। सवाल नंबर 22, तो दोस्तों उन नाज़रीन से, उन हजरात से रिक्वेस्ट है, उन दोस्तों से, उन अहबाब से कि जो लोग अब तक सब्सक्राइब ना किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि सब बातें बोली नहीं जाती बल्कि आप इंसान खुद कर लेते हैं। सवाल नंबर 22, इसमें पूछा गया कि इसको थोड़ा बड़ा कर दें। सवाल नंबर 22, इसमें पूछा गया कि हिंदुस्तान के दस्तूर यानी कानून का मेयामार किसे कहा गया। हिंदुस्तान के दस्तूर का मेयामार किसे कहा गया। मेयामार मतलब बनाने वाला, ठीक है, बनाने वाला समझ ले नहीं, ये होता ही है, ठीक है। यानी कि दस्तूर मेयामार मतलब बनाने वाला। ऑप्शन 1 अली सरदार जाफरी को, है ना। ऑप्शन 2 जवाहरलाल नेहरू को बोला गया। ऑप्शन 3 भीमराव अंबेडकर को। ऑप्शन 4 भगत सिंह को कहा गया। तो दोस्तों सवाल नंबर 22 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि हिंदुस्तान के दस्तूर यानी कि कानून का मेयामार किसे कहा गया। तो जाहिर सी बात है ये भीमराव अंबेडकर जो थे वही हिंदुस्तान के दस्तूर को कायम किए, उसको नए सिरे से बनाए। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 22 का। सवाल नंबर 23, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल हम्माल का माना मुंतखब करें। ये हम्माल जो है, हम्माल का माना क्या होता है। ऑप्शन 1 हमला करने वाला, ऑप्शन 2 उठाने वाला, बोझ ढोने वाला, ऑप्शन 3 हिमायत करने वाला, ऑप्शन 4 साथ देने वाला। तो दोस्तों सवाल नंबर 23 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल हम्माल का माना मुंतखब करें। तो दोस्तों हम्माल मतलब होता है उठाने वाला, बोझ ढोने वाला, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 23 का। सवाल नंबर 24 को देख लें। सवाल नंबर 24, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल दानिश्वर क्या है। ये दानिश्वर जो है ये क्या है। ऑप्शन 1 मुस्तक है, ऑप्शन 2 फेल है, ऑप्शन 3 मसदर है, ऑप्शन 4 अफ़आल है। तो दोस्तों सवाल नंबर 24 में जो पूछा गया कि दानिश्वर जो है ये दानिश्वर क्या है। तो दोस्तों दानिश्वर ये मुस्तक है, ठीक है, फेल नहीं है, न मसदर है और अफ़आल भी नहीं है, बल्कि ये मुस्तक है, किसी से बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 24 का। सवाल नंबर 25 को देख लें दोस्तों। सवाल नंबर 25 में क्या है, सवाल नंबर आखिरी, इसको थोड़ा बड़ा कर लें, यहाँ तक शायद दिख जाए आपको। सवाल नंबर 25, इसे पूछा गया दोस्तों कि माशरा अपने नज़रिए, है ना, माशरा अपने नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ करने और दीगर कौमी मकासद हासिल करने के लिए किसकी तरतीब देता है। ये नज़रिए लिखा हुआ है, नज़रिए होना चाहिए, ठीक है, नज़रिए, ठीक है, नज़रिए होना चाहिए, हाँ। तो माशरा अपने नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ और दीगर कौमी मकासद हासिल करने के लिए किसकी तरतीब देता है माशरा। ऑप्शन 1 सियासी सरगर्मियों की तरतीब देता है, ऑप्शन 2 निसाब की तरतीब देता है, ऑप्शन 3 रुझानात की तरतीब देता है, ऑप्शन 4
दिफा की तरतीब देता है। तो दोस्तों सवाल नंबर 25 का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि माशरा अपने नज़रिए का तहफ़्फ़ुज़ करने और दीगर मकासद को हासिल करने के लिए वो जो तरगीब देता है तो ये निसाब की तरतीब देता है। ठीक है, निसाब की तरतीब देता है। तो हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी सवाल नंबर 25 का। तो चलिए साथी, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा हुआ होगा और आपकी तैयारी बखूबी तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों चलते हैं दोस्तों, अगले चैप्टर में मिलेंगे और अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इस नाचीज़ को भी अपनी दुआओं में याद रखें ज़रूर। अल्लाह हाफिज़।